गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली पद्धति के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं आदि के बारे में पढ़ा था। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आज प्रश्नावली विधि की रचना, उनका निर्माण, प्रश्नावली के प्रयोग की पद्धतियाँ, प्रश्नावली के गुण, दोष और उनके प्रकार पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं प्रश्नावली की रचना अथवा निर्माण के बारे में। प्रश्नावली एवं अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। प्रश्नावली की रचना में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली के निर्माण की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, अनुसंधान समस्या की जानकारी। किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले या अनुसंधान को प्रारंभ करने से पहले उस अनुसंधान की समस्या की हमें जानकारी पूरी होनी चाहिए। समस्या के कौन कौन से पहलू हैं, किन पहलुओं को अधिक महत्व देना है, उसके उद्देश्य क्या क्या है और आदि, इन सभी के बारे में हमें पूरी जानकारी होना आवश्यक है। सेकंड, प्रश्नों की रचना। अध्ययन समस्या, सूचनादाताओं एवं अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन की इकाई के स्पष्टीकरण के बाद इसका दूसरा चरण अनुसंधान समस्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रश्नों का निर्माण करना होता है। इनका वास्तविक निर्माण करने से पहले यह निर्णय ले लेना चाहिए कि प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्नों को शामिल करना है। उसके संबंधित निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना है। प्रश्न स्पष्ट और सरल होना चाहिए, उनका क्रम उचित होना चाहिए, उनका आकार सीमित होना चाहिए। प्रश्नावली में केवल उन्हीं आवश्यक प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए जो कि आवश्यक हैं। प्रश्नों की रचना करते समय सूचनादाताओं को भाषा का ध्यान रखना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। उनके प्रश्नावली के प्रत्येक भाग में निर्देश जो है वो स्पष्ट और उपयुक्त होने चाहिए। प्रश्नावली के प्रश्नों की रचना में भ्रमपूर्ण, कठिन, भावात्मक, संवेदनशील आदि भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देन तीसरा, सहयोगियों तथा विशेषज्ञों से विचार विमर्श। प्रश्नों का निर्माण करने से पहले अनुसंधानकर्ता को प्रश्नों का स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए। जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करना चाहिए। उसके लिए उन्हें विभिन्न सहयोगियों और विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए ताकि जो कुछ चीज़ें हमसे छूट गई हैं या हम नहीं देख पाए हैं या तो उन्हें उन्हें हमें बता सके और हम उसे प्रश्नावली के अंदर शामिल कर सकें। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण। सहयोगियों एवं विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद प्रश्नावली में अनिवार्य संशोधन करके प्रश्नों को क्रम में लिख लेना चाहिए और उसके बाद प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए ताकि अगर कुछ कमी रह गई है तो उसे हम दूर कर सकें। प्रश्नावली की छपाई। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण करने के बाद जो कमियां सामने आई हैं उन्हें दूर करने के बाद प्रश्नावली निर्माण का अंतिम चरण प्रश्नावली की छपाई है। पहले पृष्ठ पर सहगामी पत्र होना चाहिए जिसमें सूचनादाता को अनुसंधानकर्ता अध्ययन के उद्देश्यों के बारे में बता सके और उनसे रिक्वेस्ट कर सके कि जो प्रश्नावली है उनका उद्देश्य ये है और इस कारण से हम ये रिसर्च कर रहे हैं ताकि वो आसानी से उत्तर देने के लिए प्रेरित हो सके। इसके बाद प्रश्नावली की बाह्य आकृति आकर्षक होनी चाहिए। इसके कागज़, रंग, रूप, छपाई के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नावली के प्रयोग की पद्धतियाँ। प्रश्नावली को हम निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला, प्रत्यक्ष संबंध। पहली पद्धति का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जबकि निदर्शन द्वारा चुने गए सूचनादाता एक ही स्थान पर हों, जैसे कि किसी एक कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी या एक ही ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी आदि। अगर जो उत्तरदाता है सभी लोग एक ही जगह पर होंगे तो हम उनसे आपस में प्रत्यक्ष संबंध के द्वारा हम प्रश्नावली उनसे भरवा सकते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को प्रश्नावली स्वयं दे देता है और आवश्यक निर्देश भी साथ में एक साथ ही बता देता है। यदि प्रश्नावली का प्रयोग प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा किया जाता है तो सहगामी पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
साथ ही सूचनादाताओं की जो भी कठिनाई हैं, शंकाएं हैं, उनका समाधान अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जा सकता है। सेकंड पद्धति है डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली। सामान्यतः प्रश्नावली को सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। जब सूचनादाता अधिक विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो अनुसंधानकर्ता उन्हें प्रश्नावली डाक द्वारा भेजता है तथा सूचनादाता प्रश्नों के उत्तर भरकर वापस अनुसंधानकर्ता को डाक द्वारा ही भेज देता है। एक टिकट लगा लिफाफा वापसी के लिए अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली के साथ ही सूचनादाता को भेजता है, परंतु अनेक बार ऐसा होता है कि अधिकतर अथवा कुछ सूचनादाता प्रश्नावली को भरकर वापस ही नहीं भेजते। अधिकांश अध्ययनों में अनुसंधानकर्ता को यह शिकायत रहती है कि सूचनादाता उन्हें उचित सहयोग नहीं देते। इस समस्या का समाधान निम्नलिखित सावधानियां रखकर किया जा सकता है। पहला, प्रभावशाली सहगामी पत्र। डाक प्रश्नावली में क्योंकि अनुसंधानकर्ता का सूचनादाता से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, इसलिए सूचनादाता से सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रभावशाली सहगामी पत्र को संलग्न किया जाता है। इस पत्र में अध्ययन के उद्देश्य, अध्ययनकर्ता का संगठन, उसके बारे में पूरी जानकारी सूचनादाताओं से याचना की जाती है कि वो जो है प्रश्नावली उचित समय पर भरकर भेज दें। सहगामी पत्र की जो भाषा होती है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए ताकि उत्तरदाता प्रेरित हो सके उन्हें उत्तर देने के लिए। सेकंड है प्रश्नावली को सावधानीपूर्वक भेजना। यदि प्रश्नावली को सावधानीपूर्वक नहीं भेजा जाएगा तो उसे मिलने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। अतः प्रश्नावली को सावधानीपूर्वक हमको भेजना चाहिए ताकि जो उसके मिलने की जो संभावना है वो हमारी पूरी हो सके। तीसरा है प्रभावशाली प्रश्नावली। प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वो प्रभावशाली होने चाहिए, उसमें एक अच्छी भाषा होनी चाहिए और उसका जो आकार है वो सीमित होना चाहिए। ये सभी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। जवाबी लिफाफा। प्रश्नावली के साथ अनुसंधानकर्ता को अपना पता लिखा हुआ एक डाक टिकट लगा हुआ जवाबी लिफाफा, व्यापारिक वापसी लिफाफा अवश्य भेजना चाहिए ताकि इस शिष्टाचार से प्रभावित होकर सूचनादाता जल्दी प्रश्नावली वापस भेजने का कष्ट कर सके। देन अनुगामी पत्र। यह प्रश्नावली सूचनादाता से समय पर वापस नहीं मिलती है तो इसका उत्तर भेजने के लिए प्रेरित करने हेतु पुनर्स्मरण यानी कि वापस याद दिलाने के लिए उसे एक पत्र लिखना पड़ता है जिसे अनुगामी पत्र कहा जाता है। इसके अंदर हम उसे फिर से प्रेरित करते हैं कि भाई हमने जो प्रश्नावली भेजी है आप उसका उत्तर देके हमें भेजने का कष्ट करें। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। प्रश्नावली के प्रकार और प्रश्नावली के गुण दोषों की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।